शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम संडे वाला जो न्यूज़पेपर है उसको हम कल अपलोड नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसलिए आज संडे का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ में मंडे का भी आज ही हम करेंगे। तो संडे के दिन हमारा जो मेनली फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है, इसलिए ज़्यादातर हम आज जो डिटेल में खबरें देखने वाले हैं वो साइंस पर आधारित ही रहने वाली हैं। पहला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली पैदल चलने को लेकर के है कि पैदल चलना कितना बेनिफिट हो सकता है, हमें कितना पैदल चलना चाहिए, कितने कदम चलेंगे, कितना किलोमीटर हमें चलना चाहिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हृदय से संबंधित बीमारी है या फिर अन्य जो बीमारियां हैं उनका खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। तो नॉर्मली पहले जो रिसर्च चली थी उससे हट कर के इसमें जवाब दिया जाता है कि नॉर्मली पहले जो हम कहते थे कि कम से भी कम आपको 7,000 स्टेप चलना चाहिए, 10,000 स्टेप चलना चाहिए, तो उसमें से किसको सिलेक्ट करना सही रहेगा। जापान के आइडिया की हम बात करें तो देखिए, जापान ने एक आइडिया दिया था कि लोगों को कम से भी कम जो है 10,000 कदम चलना चाहिए। एक दिन में 10,000 कदम आप चलिए। ये अवधारणा 1960 के दशक में जापान में उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक बेसिस नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसमें उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन आज के समय में रिसर्चर लोग बोलते हैं कि यदि आप हृदय से संबंधित डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से बचना चाहते हैं, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से आपकी मृत्यु ना हो और इस रिस्क से यदि आप बचना चाहते हैं तो कम से भी कम आपको लगभग 7,000 कदम पैदल चलना चाहिए। एक इंटरनेशनल स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा के द्वारा, इसने प्रोवाइड किया है पहला वैज्ञानिक प्रूफ और बोला है कि 8,000 कदम यदि आप चलते हैं तो प्री मैच्योर डेथ को आप रोक सकते हैं। समय से पहले आपकी जो मृत्यु है वो नहीं होगी यदि आप डेली 8,000 कदम चलते हैं तो। इसका मतलब ये हो गया 8,000 कदम आप चल रहे हैं, लगभग आप 6.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर ले रहे हैं, तो मतलब एक दिन में आपको कम से भी कम 6.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आगे बताया जाता है कि इसमें आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं ये भी मायने रखता है। जितना ज़्यादा आप स्पीड में चलेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपकी पैदल चलने की पेस क्या है, स्पीड क्या है, ये भी काफ़ी मायने रखती है। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। मतलब वॉक फास्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो स्लो चलने से कहीं ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इस स्टडी ने पहली बार बताया था कि मोर स्टेप वन टेक्स द बेटर, जितना ज़्यादा स्टेप आप ज़्यादा लेंगे उतना ही बेटर होगा, ठीक। And that there is no excessive number of steps that has been proven to be harmful to health। और अभी तक ये चीज़ सिद्ध नहीं हो पाई है कि इससे ज़्यादा आप चलेंगे तो आपकी हेल्थ को रिस्क हो सकता है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आप जितना ज़्यादा चल सकें चल सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। तो पहली वाली जो साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस किए हैं वो बेनिफिट ऑफ स्टेप्स को लेकर के है, वॉकिंग को लेकर के है। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर साइंस की हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से ऐसा एरिया जहाँ पर पानी कम हो पा रहा है, बारिश कम आ रही है, वहाँ पर बारिश की मात्रा को हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाता है। इस मामले में IITM पुणे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि क्लाउड सीडिंग ज़्यादा रेनफॉल को प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं यदि हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की बात करें जिसके माध्यम से हम वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, वो है 18 पैसा पर लीटर। 1 लीटर की कीमत 18 पैसे निकल करके आ रही है। एंड द कॉस्ट विल बी ड्रॉप बाय मोर देन 50% इफ़ वी यूज़ इंडिजीनियस सीडिंग एयरक्राफ्ट। इसमें बोला जा रहा है कि यदि आपको इस कीमत को और भी ज़्यादा आधा करना है तो इसके लिए आपको इंडिजीनियस रूप से जो विकसित एयरक्राफ्ट है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था सोलापुर सिटी में, ठीक है, विच गेट्स लेस रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर इन 2018 से 2019। 2018 और 19 के बीच में यहाँ पर स्टडी करी गई थी सोलापुर सिटी में, जहाँ पर कम पानी गिरता है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18% इंक्रीज देखने को मिला था हमको वर्षा के जल में ओवर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन सोलापुर सिटी ड्यू टू क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग अपनाया गया था जिसके माध्यम से 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया में 18% रेनफॉल अधिक हुआ था। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताया जा रहा है 1 लीटर की कीमत 18 पैसे पड़ जा रही है और इसको हम और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि 20 से 25% जो कलमिन क्यूमुलस क्लाउड हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रेनफॉल को इफ़ क्लाउड सीडिंग इज़ डन करेक्टली। यदि हम अच्छे तरीके से क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस अपना लेते हैं तो इसके माध्यम से 20 से 25% जो क्यूमुलस क्लाउड है वो रेनफॉल को पैदा करते हैं। लेकिन खाली आप क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आप ड्रॉट को कम नहीं कर सकते, मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोड्यूस करते हैं एडिशनल रेनफॉल जिसके माध्यम से जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा बहुत तो आप पूरा कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर का जिसका इस्तेमाल हमने सीडिंग के लिए किया था, क्लाउड सीडिंग के लिए। And the seeding was done at the base of the warm convective cloud at a time when the cloud were growing। उस समय में जब बादलों का निर्माण हो रहा था तो बताया जा रहा है उसी समय में हमने सीडिंग की प्रक्रिया अपनाई थी। अब हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स। तो क्लाउड सीडिंग पर ही ये पूरा का पूरा आर्टिकल फोकस्ड है, इसलिए क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं। क्लाउड सीडिंग एक प्रकार से मौसम को चेंज करने की प्रोसेस है। कैसे करके? आर्टिफिशियल तकनीक से हम ये काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से अमाउंट को या फिर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को, वर्षा का अमाउंट कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं या फिर वर्षा का जो प्रकार है उसको चेंज किया जा सकता है और पार्टिकुलरली ये हम करते हैं क्लाउड के माध्यम से। इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? इसके माध्यम से हम ड्राई आइस या फिर सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल को स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड में। इसके अलावा हम इंट्रोड्यूस करते हैं टीनी आइस न्यूक्लियाई इनटू सर्टेन टाइप ऑफ सब ब्रीजिंग क्लाउड। सेकेंड नंबर का काम ये हो सकता है कि हम जो है टीनी आइस न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब फ्रीजिंग क्लाउड के अंतर्गत। एंड कंडेंसिंग का काम किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स को लार्जर रेन ड्रॉपलेट्स में। क्लाउड सीडिंग का यूज़ हम ऐसी जगह कर सकते हैं जहां पर पानी की कमी है या फिर ऐसा एरिया जो थोड़ा सा छोटा है। बहुत बड़े एरिया में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ये जो प्रयोग किया गया था पार्टिकुलरली वेस्टर्न घाट वाला एरिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जून 2018 और 2019 के बीच में ये प्रयोग किया गया था। इसमें बताया जाता है कि 18% ज़्यादा रेनफॉल हुआ था क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, मतलब 8.67 mm की रेनफॉल अधिक हुई थी। अब हम बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया था उसको क्या नाम दिया गया है, क्लाउड एरोसॉल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट। शॉर्टकट में इसको CAIPXX फेज 4 CAIPXX शॉर्टकट में इसको बोला जा रहा है और क्लाउड एरोसॉल इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन्हेंसमेंट एक्सपेरिमेंट इसका नाम रखा गया है। ये एक प्रकार से हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मिल गया है जिसको कंडक्ट कराया गया था सोलापुर सिटी में समर मानसून पीरियड में 2018 से 2019 के बीच में। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, इसके माध्यम से हम हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग की एफिकेसी कितनी हो सकती है, क्लाउड सीडिंग जो हम कर रहे हैं उसकी कितनी दक्षता है, इसका पता लगाने के लिए ही यह वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था। कन्वेक्टिव क्लाउड का यहाँ पर बार बार उल्लेख किया जा रहा है। तो जो कन्वेक्टिव क्लाउड हैं जहाँ पर हम ये प्रैक्टिस किए हैं, एक प्रकार से इनका निर्माण तब होता है जब मौसम में थोड़ा सा वार्म ह्यूमिड एयर ऊपर में राइज होती है।
ठंडी हवा के ऊपर जब गर्म हवा राइज होने लग जाए, और ये जो गर्म हवा है थोड़ी सी ह्यूमिड भी रहती है, एटमॉस्फेयर में ये तभी होता है जब ठंडी हवा के ऊपर में गर्म हवा का उठना चालू होता है। एंड ये जो वार्म एयर होती है इज़ लेस डेंस, गर्म हवा का जो घनत्व है वो कम होता है, आसपास में जो हवा चल रही है उससे इसका घनत्व कम है, इसलिए ये जो हवा है ऊपर उठना चालू कर देती है, और ऊपर उठते उठते फिर ये बादलों का निर्माण करती है। इसको ही हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इसके बाद साइंस वाली जो अगली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, मार्स से जुड़ी हुई है, इसलिए मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। मार्स मतलब मंगल। मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट या फिर लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं, और ये लाल कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मौजूद है। जिस प्रकार से पृथ्वी में दो पोल हैं, ध्रुव हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो समान ध्रुव हैं। इसके अलावा इसका जो कक्षा है वो 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। काफ़ी कुछ समानता है मंगल ग्रह से पृथ्वी की। इसके अलावा इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के जैसे ही है। ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। इसके दो उपग्रह माने जाते हैं, एक है फोबोस और डीमोस। इसके अलावा यदि हम बात करें सूरज की परिक्रमा ये कितने दिन में पूरा करता है, तो 687 दिन लग जाते हैं। ये सूरज से ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसलिए इसको ज़्यादा दिन लगता है। इसके अलावा बोला जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर लोकेटेड है। इसलिए इसका स्टडी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है मार्स से जुड़ी हुई, इसके कोर के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आप इसके कोर में जाएंगे तो वो कैसा है। इसके मार्स में आपको लिक्विड आयरन देखने को मिलती है। मार्स का जो लिक्विड आयरन कोर है, ऐसा लगता है कि ये सराउंडेड है एक फुली मोल्टन सिलिकेट लेयर के द्वारा। बीच में आयरन कोर है और उसके आजू बाजू चारों तरफ सिलिकेट की लेयर है। ऐसा हमको पता चला है एक स्टडी के माध्यम से, जिसको नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यहाँ से जो रिजल्ट मिला है ये हमें एक प्रकार से न्यू इंटरप्रिटेशन देता है, न्यू व्याख्या करता है मार्स की आंतरिक संरचना के बारे में, और सजेस्ट करता है कि इसकी जो कोर है वो काफ़ी स्मॉलर है एंड डेंसर है, जैसा कि हम पहले ज़्यादा सोच सकते थे। अब यदि इसका कोर छोटा होते जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जो घनत्व है वो और भी ज़्यादा डेंस होते जाएगा। इसके बाद हमने कुछ सिस्मोलॉजिकल स्टडी भी किया है मार्स में, ठीक है, कि क्या यहाँ पर कोई झटका वटका भी आता है। तो इससे ये पता चला है कि इसकी जो इंटीरियर सरफेस है उसका घनत्व, उसका साइज क्या हो सकता है, ये स्टडी कंडक्ट कराई थी 2019 में। सिस्मोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा द इनसाइट मार्स लैंडर, यदि हम सैटेलाइट की बात करें, इसका यूज़ हमने किए थे इसमें हमने जो यूज़ किए थे इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है सीज़मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, ताकि रिकॉर्ड कर सकें सीज़मिक वेव्स को जो कि मार्स के इंटीरियर वाले हिस्से से पास होती हैं। इसके अलावा जो मेज़रमेंट का काम किया गया उसकी एनालिसिस में बोला जा रहा है कि देखिए ये काम हम किए हैं नासा का इनसाइट लैंडर सीज़मिक एक्सपेरिमेंट, ताकि इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर का हम पता लगा सकें। पार्टिकुलरली 2021 में स्टडी आई थी, तो सजेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर हमको प्रेजेंस देखने को मिली है, उपस्थिति देखने को मिली है लार्ज बट लो डेंसिटी कोर। 2021 में जो स्टडी हुई थी वो बोल रही थी कि बड़ी मात्रा में लेकिन लो डेंसिटी कोर यहाँ पर मौजूद है। इसमें लिक्विड आयरन है, लाइटर एलिमेंट भी मौजूद है जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मौजूद है।
अब लाइटर एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है, फिर भी यहाँ जो रिजल्ट आया है 2 स्टडी जिसको पब्लिश किया गया है नेचर पत्रिका में, उसका रिजल्ट बताता है कि इसका जो कोर है यहाँ पर हायर प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर एलिमेंट मौजूद हैं देन इज फीजिबल अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ अबंडेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन अर्ली मार्स फॉर्मेशन हिस्ट्री। इसके अर्ली मार्स फॉर्मेशन हिस्ट्री की बात करें कि पहले इसका निर्माण कैसे करके हुआ था, तो इससे पता चलता है कि इसका जो कोर है ना, यहाँ पर हायर प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है लाइटर एलिमेंट का, ऐसे तत्व जो कि हल्के हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो माइक्रोबायोम से रिलेटेड है। माइक्रोबायोम के अंतर्गत सभी रोगाणु जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, वायरस और उनके जीन का कलेक्शन है जो कि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इन सब को हम माइक्रोबायोम बोलते हैं। हालांकि रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी वे मानव स्वास्थ्य कल्याण में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं और इससे रिलेटेड ही एक स्टडी सामने आई है, इसको हम देख लेते हैं। तो माइक्रोबायोम के ऊपर कुछ रिसर्च किया गया है, पार्टिकुलरली यहाँ पर जो माइक्रोबायोम यूज़ किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा उसका नाम है गट माइक्रोबायोम। तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल अपनाए गए हैं। रिसर्चर लोगों ने मैप आउट कर लिया है कि कैसे करके गट माइक्रोबायोम असर डालता है लोगों के ऊपर, जिसके माध्यम से फिर वो रिस्पॉन्ड देते हैं टेप्लीजुमेब ड्रग को, जिसके माध्यम से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको हम डिले करने का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये बीमारी आपको 10 दिन में होने वाली है, तो इसको बढ़ा करके हम 1 महीना कर दे रहे हैं। आपकी जो लाइफ है 10 दिन से 1 महीना कर दिया जा रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहता है अगेंस्ट 3 डिफरेंट गट माइक्रोबायोम टेंड टू बेनिफिट मोर फ्रॉम ड्रग्स डिसीज डिलेइंग इफेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स है 3 डिफरेंट गट माइक्रोब्स के प्रति। तो बोला जा रहा है कि इस ड्रग से आप डिसीज़ के डिलेइंग में काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ जो रिजल्ट निकल कर के आया था उसमें पता चलता है कि कैसे करके इम्यून सिस्टम का जो रिलेशनशिप है वो माइक्रोबायोम के साथ में है, और ये रिलेशनशिप शेप कर सकती है, एक आकृति दे सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को, उसकी वृद्धि को। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ आई है वो RI इंजरी से रिलेटेड आई है कि यदि इंजरी होती है तो इंजरी से कैसे करके हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट की यदि हम बात करें, एक प्रकार से लाइफ सेविंग प्रोसेस मानी जाती है, लाइफ सेविंग माना जाता है बहुत सारे पेशेंट को, लेकिन ऑर्गन फेलियर का जो रेट है ना कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि फेफड़ा ख़राब हो गया है तो फेफड़ा चेंज कर दें, लेकिन फेफड़ा काम भी करना चाहिए क्योंकि ऑर्गन फेल हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, वैज्ञानिक लोगों ने डिस्कवर किया है एक मैकेनिज़्म को, ठीक है, जिसके माध्यम से इस्चेमिया, जिसको हम रिफरेपर्फ्यूज़न, क्या नाम यहाँ पर दिया है, रिफरफ्यूज़न, इस्कीमिया रिपर या फिर रिपरफ्यूज़न इंजरी, यदि लंग में इस प्रकार की इंजरी होता है तो हम एक ऐसा मैकेनिज़्म विकसित कर पाए हैं जो कि वन ऑफ द लीडिंग कास्ट माना जाता है, ठीक है, जिसके चलते चलते पुअर आउटकम हमको मिल रहा है ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में। यहाँ से जो डाटा मिला उसने बताया है कि चैनल TRPV4 इज़ एक्टिवेटेड इन IRI इन माउस मॉडल में IRI में एक चैनल है जो कि एक्टिवेटेड है TRPV4।
सजेस्ट करता है कि TRPV4 ऑफ द pathway could offer target for researchers seeking to boost the survivability of transplanted lung। तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज़ का पता लगाना है, यदि ये चीज़ का आप पता लगा लिए हैं तो लंग जो ट्रांसप्लांट किया गया, फेफड़ा जो ट्रांसप्लांट किया गया है, वो सक्सेस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को बताती है। बांग्लादेश एक मेमोरियल का निर्माण करने जा रहा है जिसके माध्यम से वो इंडियन हीरो को सम्मानित करेगा जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपना योगदान दिया था। तो एक मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से इंडियन सोल्जर्स को बांग्लादेश ऑनर प्रोवाइड करेगा, सम्मानित करेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनके जीवन को जब बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध हुआ था 1971 में। और इसका निर्माण जो है आशुगंज बांग्लादेश में किया जाएगा, इज़ इन द एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अभी ये एडवांस स्टेज में चल रहा है और बहुत जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कम से भी कम 1600 इंडियन सोल्जर्स के नाम यहाँ पर स्क्राइब्ड आपको देखने को मिलेंगे, खुदे हुए देखने को मिलेंगे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये दिसंबर के लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। एंड द एफर्ट इज़ टू हैव इट इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर इन मार्च और अप्रैल। दिसंबर में कंप्लीट करना है और यहाँ पर 2 प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है, इनॉग्रेशन का काम किया जाना है मार्च से अप्रैल के बीच में। बताया जा रहा है कि ये पहला मेमोरियल रहेगा बांग्लादेश में, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, जो कि ऑनर करेगा इंडियन सोल्जर्स को यदि 1971 के वार से अभी तक देखा जाए तो। इसके लिए फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया है मेमोरियल एट आशुगंज ब्राह्मण बारिया वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वहीं यदि हम इसके फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो ये आशुगंज में स्थापित किया जाना था ब्राह्मण बारिया में, और ये काम किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा मार्च 2021 में। आगे यदि हम बात करें मेजर चंद्रकांत सिंह VRC की, तो 1971 के वार में ये एक भूतपूर्व एंड ऑथर माने जाते हैं सेवरल बुक्स ऑन द वार। युद्ध के ऊपर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है मिस्टर हक एज फर्स्ट बांग्लादेशी हु अटैक्ड एट द पाकिस्तान आर्मी इन 1971। इनका कहना है कि मैं काफ़ी खुश हूँ और प्राउड कर रहा हूँ कि इस प्रकार के एसोसिएटेड प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है या फिर इस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद वाली जो यहाँ पर न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, तो यहाँ पर सभी देशों ने सोचा कि युद्ध विराम की घोषणा की जाए या फिर दोनों देशों के बीच में शांति की वार्ता की जाए। लेकिन यहाँ पर भारत ने फिर अपना क्या है अब्सटेंशन अनुपस्थित रहने के लिए डिसीजन लिया, और इसका बचाव करते हुए केंद्र सरकार क्या कह रही है इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी आपने जो रिजोल्यूशन लेके आए हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ट्रूस प्रोसेस अपनाएंगे, युद्ध विराम संधि करेंगे, सीज़ फायर किया जाएगा गाज़ा में, लेकिन इसमें उल्लेख नहीं किया गया है 7 अक्टूबर को जो टेरर अटैक हुआ था उसका, इसलिए हमें ये रिजोल्यूशन ठीक नहीं लगता है। यूनियन गवर्नमेंट ने संडे के दिन डिफेंड किया है अपने खुद के डिसीजन को कि हम जो है अब्सटेन करने वाले हैं, यूएन जनरल असेंबली में हम वोट नहीं डालेंगे उस रिजोल्यूशन के ऊपर जिसके माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस और सीज़ फायर लाई जाएगी गाज़ा में। ट्रूस का यहाँ पर मतलब होता है युद्ध विराम संधि,
और सीज़ फायर मतलब अभी जो हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है उसको रोका जाएगा एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। उनका कहना है कि आपने इसमें जो कंडेमनेशन है 7 अक्टूबर के टेरर अटैक का उसका आपने यहाँ पर उल्लेख नहीं किए हैं। एक गवर्नमेंट नोट है जिसको सर्कुलेटेड किया गया था गवर्नमेंट सोर्सेस के द्वारा, जहाँ से ये जानकारी मिली है। वहीं यदि हम रिजोल्यूशन की बात करें, इसका नाम रखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। रिजोल्यूशन जो लाया जा रहा है, ठीक है, हल जो निकाला जा रहा है उसका नाम ये रखा गया है। इसको प्रपोज किया गया था जॉर्डन के द्वारा और इसमें बिहाफ थे, सपोर्ट मिला था अरब लीग के द्वारा एंड को स्पॉन्सर्ड किया गया था लगभग 40 कंट्रीज़ के द्वारा एंड इसको पास किया गया था फ्राइडे के दिन। 120 वोट पड़े थे इसके फेवर में और 14 यूएस यूके इसके अगेंस्ट में वोट डाले थे एंड 45 लोग ऐसे थे जिसमें इंडिया भी शामिल है जो कि यहाँ से अनुपस्थित रहे। इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट की बात करें, फ्रांस ने ऑब्जेक्टेड किया था इस ओमिशन ऑफ रेफरेंस का, पार्टिकुलरली आपने जो 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था उसको यहाँ से जो हटा दिया गया है, इसका भी विरोध फ्रांस के द्वारा किया जाता है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, हॉस्टेजेस को उठा करके ले गए, ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख आपने नहीं किया है, तो इसका भी विरोध किया जाता है फ्रांस के द्वारा।